जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम अपना नया घटना चक्र का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक्सक्लूसिव फोकस दिया हुआ है ऑन अपडेटेड एक्सप्लेनेशंस चैप्टर वाइज। तो हम उसी तरीके से चलेंगे चैप्टर वाइज जैसे हम हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट, पहले हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। देखिए, इसमें डिवाइड किया हुआ है इसको 5, जी हाँ, इसमें इसको डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, देन सोशल डेवलपमेंट 3 चैप्टर्स, एक्सटर्नल सेक्टर 3 चैप्टर्स, मिसलेनियस का एक पोर्शन दिया हुआ है और लास्ट में डेमोग्राफी को डिवाइड किया हुआ है इसमें 3 चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखने में छोटा लग रहा है, उसमें हिस्ट्री में क्या थी, इंडेक्स बहुत बड़ी थी, चैप्टर नंबर्स बहुत ज़्यादा थे एक एक टॉपिक में। बट यहाँ पे भी पेज जो हैं वो हम देख सकते हैं कि 520 पेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जल्दी हो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। बाकी हम जो फॉलो करेंगे वो वही पैटर्न फॉलो करेंगे, चैप्टर वाइज पैटर्न ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलराइट, so let's change the color of the pen. I think black would be good for it. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का टारगेट जो है इंडिया का वो कब तक का है, वो है 2024 तक का, 2024। ठीक है, इसी साल का। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में ये विजन बनाया था कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी एंड अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बाय 2024। विद द टारगेट इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बोला जाए। इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट बाय 2024। इसमें कुछ मिसिंग पार्ट है, सी ऑप्शन नहीं है, डी इन्होंने डाला नहीं है। एनीवेज, नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करके नेशनल इकोनॉमी बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स मिल के एक नेशन की इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय हैवी डोज ऑफ स्वदेशी, ऐसा भी नहीं है। वेदर सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स, ऐसा भी नहीं है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इट इज़ वेरियसली डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट विद एलिमेंट्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट के एलिमेंट्स को प्लान्ड इकोनॉमी के साथ, कैपिटलिज्म विद सोशलिज्म के साथ, फ्री मार्केट्स को स्टेट इंटरवेंशनिज्म के साथ, प्राइवेट एंटरप्राइज को पब्लिक एंटरप्राइज के साथ, इस तरीके से जब भी कोई इकोनॉमी चलती है उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इसमें दोनों ही सेक्टर्स को एनकरेज किया जाता है टू डेवलप साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर। अगेन मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स टुगेदर। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? तो इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली हमें पता है कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया इकोनॉमी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अलाउज अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द यूज ऑफ कैपिटल, बट ऑल्सो अलाउज फॉर द गवर्नमेंट to interfere in economic activities in order to achieve social aims. Mixed economies typically maintain private ownership and control of most of the production. ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमीज टिपिकली क्या करते हैं? प्राइवेट ओनरशिप को मेंटेन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट ऑफन अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन और दैट प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो परिकल्पना उन्होंने की थी वो थी अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर का ऊपर से कंट्रोल हट जाना चाहिए एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ऊपर नीचे
किसी के साथ भी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस जो थे वो गांधीन इकोनॉमी या गांधीन सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के की फीचर्स थे कि हर हाथ को काम मिले। ठीक है, ये गांधीन इकोनॉमी या गांधी जी ने सजेस्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्सड इकोनॉमी। वॉट टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? मिक्सड इकोनॉमी। इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज, तो इंडिया को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? फूड डेफिसिट इकोनॉमी नहीं, फूड है हमारे पास। लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यस, इंडिया में लेबर सरप्लस तो है। आप इकोनॉमी का आपने अगर थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा हो तो आपने जब टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़े होंगे तो आपने वहाँ की डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा होगा, बाकी तरह के एम्प्लॉयमेंट पढ़े होंगे। भाई एक ही छोटे से लैंड पे लेट से 10 लोग काम कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है ना, सरप्लस इकोनॉमी है। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जॉब्स इन पर्टिकुलर सेक्टर की जो लेबर है वो बहुत है हमारे पास। ठीक है, लेबर की कमी नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप करते हैं बाहर से, बिकॉज यहाँ उन्हें चीप लेबर मिल जाता है या यहाँ से लेबर बाहर भी जा रहा है, तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। ट्रेड सरप्लस नहीं है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी नहीं है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी अभी भी है। India is classified as labor surplus economy because of its large population and within an unlimited number of workers willing to work at a subsistence wage. India is projected to have a skilled labor surplus of around 245.3 million workers by 2030, owing mainly to its vast supply of working age citizen and government programs to boost workers' skill. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, अब ये पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं। क्या क्या हो सकते हैं? लो पर कैपिटा इनकम होगी, बिल्कुल होगी। अंडर डेवलप्ड की बात कर रहे हैं तो हाँ, पर कैपिटा इनकम तो कम ही होगी। अदरवाइज अगर पर कैपिटा इनकम हाई हो जाए, हर एक पर्टिकुलर पर कैपिटा मतलब हर एक इंसान की जो इनकम है तो वो हाई हो जाए, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री कैसे रहेगी? ठीक है, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, वर्कफोर्स बहुत है, लेबर सरप्लस है हम, तो क्या है, क्या पर कैपिटा इनकम कम है ना हमारी। ठीक है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल, अगर इनकम कम है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो पाएगी। लो डिपेंडेंसी रेशो, नहीं, डिपेंडेंसी रेशियो तो है ज़्यादा, क्योंकि इनकम कम है, कैपिटल कम हो रही है तो डिपेंड ज़्यादा करोगे, तो लो तो नहीं है। एंड वर्क फोर्स लार्जली इन टेरिटरी सेक्टर, नहीं, लार्जली टेरिटरी सेक्टर में नहीं है, अभी भी हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा वास्ट जो लेबर फोर्स है वो वहाँ काम कर रहा है। तो एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज बाय लो कैपिटल इनकम, high rate of population growth, excessive dependence on backward agriculture, low rate of capital formation, high level of unemployment, underemployment, and low levels of living, high levels of poverty, illiteracy, technical and industrial backwardness, etc. Low dependency ratio and workforce largely in tertiary sectors are features of developed economy. ठीक है, तो ये दोनों फीचर्स किसके होते हैं? एक डेवलप्ड इकोनॉमी की, अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं। ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लो पर कैपिटल, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के साथ ही उन्होंने लो डिपेंडेंसी रेशियो डाला है। आप जब उसको रीड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक रिदम में पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, इकोनॉमी में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly explains that India is an underdeveloped economy? अब देखिए, फिर से आपको ध्यान देना है इस पे। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये कैसे डिफाइन होता है? ओके, सो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। देखिए, लो डिपेंडेंसी नहीं था हमारा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो है, ये भी सही है। स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हाँ, स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज है तभी अंडर डेवलप्ड है। चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर होना चाहिए हमारा 1 2 3, और 1 2 3 का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है।
सो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये तीनों ही इंडिया के अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है इट इज़ नॉट अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ इन अ डेवलपिंग कैटेगरी. देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस मेंस का 2017 का क्वेश्चन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पे आया. छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का ही क्वेश्चन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पे आया. और उसी साल यूपी पीसीएस मेंस में 2017 में फिर से क्वेश्चन आया, यहाँ पे वो अंडर डेवलप पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं डेवलपिंग कैटेगरी के फीचर्स क्या हैं. तो सेम चैप्टर से या सेम सिलेबल पॉइंट से ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ऑक्यूपेशन इज़ मेनली एग्रीकल्चर. ठीक है, डेवलपिंग कैटेगरी में ये दिखा रहा है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, कि मान ली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लेट्स से मेरे घर में 10 लोग हैं और मेरे पास एक छोटा सा खेत है. उस खेत में मेरे घर के ऑलमोस्ट लोग 10 में से लेट से 8, 2 कहीं बाहर काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बाकी 8 लोग उस खेत में काम कर रहे हैं, जबकि उस खेत में काम करने की ज़रूरत 2 या 3 लोग भी उसको कर सकते हैं, बट हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो हम भी वही कर रहे हैं. मतलब कि आप ज़बरदस्त, यू आर एम्प्लॉयड बट आपकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो. दैट इज़ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, ये भी सही है. हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स. देखिए हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन कहाँ से लोगे? वेजिटेरियन हो, प्रोटीन के लिए पैसा लगेगा, दाल खरीदोगे, राजमा खरीदोगे, ठीक है, पनीर खरीदोगे, प्रोटीन महंगा आ रहा है ना. लौकी तोरी भी महंगी हो गई है, समझ जाइए, तो फिर प्रोटीन तो और भी महंगा है. यू हैव टू बाय. और कब खरीद पाओगे? जब हाई कैपिटा इनकम होगी, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है. नॉन वेजिटेरियन हो, ऑलमोस्ट आप हफ्ते में 4 दिन आप कुछ खाओगे नॉन वेज, उसके लिए भी पैसा लग रहा है. ठीक है, तो बेसिक आप क्या खा सकते हो? दाल रोटी खा सकते हो. दाल भी बहुत महंगी होगी, इंसान सब्जी खरीद लेगा, घर में उगा लेगा, कुछ भी करेगा. बट हाई कैपिटा इनकम ऑफ इनटेक ऑफ प्रोटीन, आजकल तो आप देख रहे हैं कि लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं. कितना आपको अगर एक महीने की डाइट भी फॉलो करनी है तो आपका बहुत पैसा खर्च होगा, खासकर उसमें प्रोटीन के बैलेंस, कार्ब्स के बैलेंस, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये सब आप कब कर पाते हो इस तरह की चीज़ें? जब आपकी हाई कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम. ठीक है, अगर आपकी लो पर कैपिटा इनकम है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों के इनटेक नहीं कर सकते. पेट भर जाए उतना ही बहुत होता है. ठीक, या मध्यम वर्ग होगा तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ले लेगा, बैलेंस डाइट नहीं ले पाएगा. ओके, तो ये घुमा के पूछा है. प्रोटीन कहाँ से आ गए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में. घुमा के पूछा गया है कि हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स नहीं हो सकता. होगा तो फिर बाकी चीज़ें बंद कर दो. राइट, तो 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर. सो इंडियन इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ इन अ डेवलपिंग कैटेगरी. क्या क्या फीचर है? लो पर कैपिटा इनकम, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चर होगा, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर पॉपुलेशन, existence of chronic unemployment and disguised unemployment, poor rate of capital formation, low level of technology, poor quality of human capital, lack of infrastructure, high level of poverty and inequality, low industrial development, market imperfections, low level of living and average Indian, etc. ठीक है. Next question. The Indian economy can be described as a backward and stagnant economy. देखिए backward और stagnant तो नहीं है obviously, पीछे है, डेवलपिंग स्टेज में है, बैकवर्ड नहीं है. ठीक है, सो डेवलपिंग इकोनॉमी यस, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है. डेवलप्ड इकोनॉमी अभी नहीं बनी है. द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है. प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं, अभी इंडस्ट्रीज आर वेरी मच राइजिंग, बट मेनली अभी हम प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाली स्टेज में हैं. जब प्रीडोमिनेंस इंडस्ट्री का हो जाए तब डेवलप्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन देते हैं. लो पर कैपिटा इनकम है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी है. ठीक है, देखिए 15th क्वेश्चन गायब है. शायद मे बी क्वेश्चन हो सकता है अगेन वही कि इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज
So Indian economy is characterized as developing economy. Forms of production, and in a developing economy there are changes in the framework of production, forms of production, and also in the goods produced in it. Social relations also changes along with development. social relations भी change होते हैं. At present अगर हम देखें तो economy जो है इंडिया की वो characterize की जाती है as middle income developing market economy. Which of the following is a नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. सोशल बिहेवियर, नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको जो मिल रहा है उससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. एनर्जी रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक हैं, कैपिटल रिसोर्सेज भी इकोनॉमिक है. सोशल बिहेवियर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है. ऑल्दो अगर आप देखें तो पैसों से सोशल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, बट हाँ एक तरीके से डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर ही है. सो फैक्टर्स डेवलप डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम देखें, इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कि एनर्जी भी आ जाएगी, लेबर फोर्स, पॉपुलेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ऑर्गेनाइजेशन. नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएंगे सोशल कॉम्पोनेंट, रिलीजियस कॉम्पोनेंट, पॉलिटिकल कॉम्पोनेंट, इंटरनेशनल कॉम्पोनेंट, साइंटिफिक कॉम्पोनेंट. ठीक है, ये सब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट कौन सा नहीं है इनमें से, विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट? इसमें भी डी नहीं डाला है. आई थिंक ये बुक प्रूफ रीड नहीं की गई है प्रिंटिंग के टाइम पर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स जो हैं वो सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है. ऑयल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हैं. नेक्स्ट, इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर्स इंटरेस्ट ऑफ. इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, स्टेट, बोथ. देखिए दोनों का ही कर रहे हैं. पर्सन का होगा तो स्टेट का होगा, स्टेट का होगा तो पर्सन का होगा. सो इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि दोनों के ही इंटरेस्ट को सर्व किया जाए. मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो यू आर अल्टीमेटली पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. आजकल आप स्टार्टअप्स का देख रहे हैं कि स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं. ठीक है, हर दिन आए दिन हम स्टार्टअप्स में भी हम यूनिकॉर्न कंपनीज भी इस्टेब्लिश हमने कर ली हैं. तो क्या है ये हम कहीं ना कहीं अपने देश को ही डेवलपमेंट की खोज पे ले जा रहे हैं ना. ठीक है, तो दोनों ही मिलके चल रहे हैं. तो पर्सन का भी हो रहा है, स्टेट का भी हो रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज द स्टेट गवर्न, whereas administration of private sector is in the hands of a person. So Indian model of development protects the interest of both the state as well as the individual. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. आई थिंक हम उसी तरीके से चलते हैं जैसे हम हिस्ट्री में चले हैं. चैप्टर वाइज डाल देंगे तो आपके लिए जो रिवीजन है वो इजी हो जाएगा. ठीक है, तो चैप्टर 1 नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने कर लिया है. अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसमें भी मैं यही कहूँगी थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है. हिस्ट्री में आपको अपनी क्रोनोलॉजी को याद करने की ज़रूरत होती है, उसमें आपकी मेमोरी आपका साथ देती है, और मेमोरी के साथ फिर आप उसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ये हुआ इस क्रोनोलॉजी में तो ये होना चाहिए. बट यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिए जब आप आंसर्स दे रहे हैं, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे इकोनॉमी में, और थोड़ा सा इसमें आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय. ठीक है, तो हम दूसरा चैप्टर जल्दी ही लेकर आते हैं, तब तक आप लोग रिवाइज़ कीजिए. और इसमें देखते हैं ये कितना बड़ा चैप्टर है. आई थिंक ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जीडीपी से रिलेटेड चैप्टर है ये, नेशनल इनकम से. ओ ये दिस इज़ अ बिग चैप्टर आई गेस. राइट, ये बड़ा चैप्टर है, 92 क्वेश्चन है. इसको हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे. ठीक है, तो हम वही फॉलो करते हैं जो हमने हिस्ट्री में फॉलो किया था, और इसी के साथ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. हिस्ट्री आपके पास पूरी एक प्लेलिस्ट है,
आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरी प्लेलिस्ट इकोनॉमी की, जिसको भी आपको कंटिन्यूसली रिवीजन में डालना है। पेंडेंसी में मत डालिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिवीजन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स मुझसे जनरली पूछते हैं कि रिवीजन नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दीजिए। मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके बदले मैं रिवाइज़ नहीं कर सकती, राइट। और अगर रिवाइज़ नहीं करूँगे तो आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो याद भी नहीं होगा। तो रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका अपना दिमाग उस समय कैसे रिएक्ट कर रहा है वो तभी डिपेंड करेगा जब आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा ही नहीं है तो दिमाग कहाँ से चलेगा। ओके, सो रिवीजन का सब्स्टिट्यूट मत मांगिएगा कभी भी। बाकी कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप श्योरली आप कर सकते हैं। रिवाइज़ नहीं हो रहा है, एक दिन में बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बनाने हैं, छोटे टारगेट्स बनाइए। जैसे कि इसमें छोटा सा चैप्टर है, हमारे छोटे टारगेट हैं। आज मुझे ये कंप्लीट करके ही सोना है, इसके बिना मैं नहीं सोऊंगा या सोऊंगी। तो ये होना चाहिए आपके टारगेट्स, ठीक है। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बनाने हैं आपको लाइफ में कि आज मैं पूरी हिस्ट्री निपटा के ही सो जाऊंगा। नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक दिन कर लोगे, दूसरे दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे। बहुत छोटे टारगेट्स बनाइए, रिवाइज करते जाइए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। कभी कभी हो जाती है, ठीक है। आउट ऑफ 365 डेज़ अगर आपने 330 दिन भी कंसिस्टेंसी रखी है, वो अच्छी बात है। 30 डेज़ इधर उधर पूरे 12 महीने में कभी हो जाते हैं, किसी भी वजह से, इलनेस की वजह से या कोई आपकी फैमिली गैदरिंग से, कुछ भी वटेवर, कभी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आप लेम पड़ें, कोई बात नहीं, अपने आप को समय दीजिए। लेकिन कंसिस्टेंसी बिना मतलब डेली नहीं होनी चाहिए कि आज मूवी देखने जा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, आज कुछ और करने जा रहे हैं तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ऐसे क्या बोलेंगे इसको कि डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके रहेंगे। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। आप हर एक छोटी से छोटी चीज़ की वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पढ़ाई हम सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है, आज मैं ये कर लेता हूँ, कल मैं पढ़ाई कर लूँगी, नहीं, उसको प्रायोरिटी बनाइए। बाकी चीज़ें कीजिए, आपके लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो कीजिए, और वो होनी चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। जैसे खाना पीना सोना आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, वैसे ही पढ़ाई भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप ईश्वर में बिलीव करते हैं तो आप सुनते होंगे लोगों से, नाम जप कीजिए हमेशा निरंतर। तो ये आपके लिए भी जप है, इसको जप जप कीजिए। आप अभी इस फेज़ में, आपके लिए यही ईश्वर है, ठीक है। स्ट्रेंथ मांगिए, ईश्वर से स्ट्रेंथ मांगिए कि ये चीज़ में मैं आगे बढ़ूं। तो ये कीजिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकता है, ओके। बिकॉज ऑफन पीपल आस्क मी, प्लीज़ टेल मी द सब्स्टिट्यूट अबाउट इट। आई डू नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट। मैं आपको ये वादे नहीं करती हूँ कि आई एम सम काइंड ऑफ टीचर जो आपको कुछ घोल के पिला देगा, आपको कोई ट्रिक बता देगा, नहीं, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, आपके लिए भी ऐसे ही बोल रही हूँ, आज भी मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, ओके। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।